हाय गाइस, वेलकम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मूवी द सिनर 2025। मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक यंग आदमी को दिखाया जाता है। ये बुरी तरह से जख्मी था। उसके हाथ में एक टूटा हुआ गिटार था और वो एक चर्च में पहुंचता है। उसे देखकर चर्च के लोग हैरान हो जाते हैं और चर्च का पादरी उस आदमी के लिए प्रेयर करने लगता है। इस आदमी का नाम है सैमी। यहाँ पर पादरी सैमी को ईवल से दूर जाने की सलाह देता है, यानी कि म्यूजिक छोड़ देने की। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैमी को अजीब से नाइटमेयर्स आते हैं, जो कि ये इंडिकेशन दे रहे थे कि पिछली रात कुछ भयानक घटा है। अब यहीं पर सीन कट होता है और हम एक दिन पहले की कहानी में जाते हैं। अब यहाँ पर हमें 1932 में 15 और 16 अक्टूबर दिखाया जाता है। अब यहाँ पर हम सैमी को देखते हैं, जो कि चर्च में अपना काम खत्म करता है और अपनी गिटार को उठाता है। सैमी के पिता वही पादरी हैं जिन्हें हमने फर्स्ट सीन में देखा और जिन्होंने सैमी को म्यूजिक से दूर रहने की सलाह भी दी। दरअसल सैमी के पिता पादरी को म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और न ही उन्हें सैमी का म्यूजिक से लगाव पसंद है, क्योंकि वो संगीत को शैतानी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सैमी बहुत टैलेंटेड है और उसे म्यूजिक से बहुत लगाव है, बहुत शौक है, और खासकर ब्लूज म्यूजिक में। अगर आप ब्लूज म्यूजिक के बारे में नहीं जानते, ब्लूज म्यूजिक एक सोलफुल और इमोशनल जेनर है जिसे 19वीं सदी में अफ्रीकन अमेरिकन ने यूएस में इंट्रोड्यूस किया था। इसका टेम्पो आमतौर पर स्लो होता है और इसमें गिटार और हारमोनी का गहरा इस्तेमाल होता है, जो कि दर्द, स्ट्रगल और जिंदगी की रियल रेट्स को दर्शाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दो ट्विंस ब्रदर्स को दिखाया जाता है, जिनका नाम है स्मोक और स्टैक। ये दोनों वर्ल्ड वार से हाल ही में अपने टाउन मिसिसिपी पहुंचे हैं। पहले ये दोनों शिकागो में थे और वहाँ पर ये गैंग्स के साथ जुड़े थे और यहाँ से इन्होंने खूब पैसा कमाया। अब ये दोनों गाँव में एक जूट जॉइंट खोलना चाहते हैं। जूट जॉइंट यानी कि ऐसी इनफॉर्मल जगह जहाँ पर लोग म्यूजिक, डांस और गैम्बलिंग का आनंद लें, और खासकर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए। और इसके लिए ये एक व्हाइट इंसान हॉगवुड से जगह खरीदते हैं, लेकिन हॉगवुड साफ रेसिस्ट था, यानी कि वो ब्लैक पीपल्स को पसंद नहीं करता था। हालांकि इन ट्विंस ब्रदर्स के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन हॉगवर्ट इन्हें ये जगह नहीं देता। इसके बाद स्मोक और स्टैक टैलेंटेड लोगों को हायर करने के लिए निकलते हैं। सबसे पहले ये दोनों अपने कजन सैमी को गिटार बजाने के लिए रिक्रूट करते हैं। इसके बाद ये डेल्टा स्टेम नाम के एक म्यूजिशियन को भी मिलते हैं, जो कि हारमोनिका और पियानो अच्छे से बजाता था। सैमी की मुलाकात यहाँ पर पर्लिन नाम की एक सिंगर से होती है, जिससे उसका एक रोमांटिक बॉन्ड बनता है। स्टैक की मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मैरी से होती है, जो कि उससे नाराज थी क्योंकि स्टैक ने उसे छोड़ दिया था। मैरी की माँ का एक दिन पहले ही देहांत हुआ था और उसकी माँ ने स्टैक और स्मोक को बचपन में कुछ समय के लिए पाला भी था। मैरी का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा व्हाइट है क्योंकि उसके पेरेंट्स हाफ ब्लैक और व्हाइट थे। मूवी के अंदर 1930 के रेसिज्म को बताने के लिए इस बात पर फोकस किया गया है। स्टैक, सैमी और डेल्टा स्टेन मिलकर अपने एक पुराने दोस्त को जूक जॉइंट की सिक्योरिटी के लिए हायर करते हैं। वहीं स्मोक शहर जाकर ग्रेस और बो नाम के चाइनीज शॉपकीपर को केटरिंग के लिए हायर करता है। स्मोक अपनी बीवी एनी से भी मिलता है, जिनके बीच में ओकल्ट रिचुअल को लेकर अक्सर मर्तबा झगड़े भी होते हैं। एनी पुराने रिचुअल्स में बिलीव करती है और उन्हें प्रैक्टिस भी करती है, जबकि स्मोक इस सब को नहीं मानता। इनकी एक बेटी थी जो कि जन्म के कुछ टाइम बाद ही मर चुकी थी, लेकिन स्मोक एनी से प्यार करता है और इसीलिए वो उसका दिया हुआ एक टेलिस्मैन भी पहनता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक और कैरेक्टर रिमिक पर, जो कि एक आयरिश इमिग्रेंट वेम्पायर होता है। वो एक कपल बर्ड और जोएन के घर में पनाह लेता है, लेकिन कुछ समय बाद वेम्पायर्स हंटर्स उसे ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन जोएन उन्हें झूठ बोलकर टाल देती है। इसके बाद में रिमिक बर्ड को बाइट कर देता है और उसे भी वेम्पायर बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोएन भी अब वेम्पायर बन चुकी है। इसके बाद हम एक बार फिर से स्टैक और स्मोक को देखते हैं। अब यहाँ पर इनका जूट जॉइंट ओपन हो चुका था। ओपनिंग नाइट तो शानदार होती है। यहाँ पर इन ट्विंस भाइयों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती है। स्मोक सीरियस और बिजनेस माइंडेड है, वहीं स्टैक दिल से सोचने वाला। स्मोक एंट्री फीस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन वहीं स्टैक दिल का नरम, ये कहता है कि कम पैसे वालों को भी एंट्री मिलनी चाहिए। ओपनिंग नाइट पर सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सैमी और डेल्टा स्टेन परफॉर्म कर रहे हैं। अब तक हम जितने भी कैरेक्टर्स को देख चुके हैं वो सब यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर जूट जॉइंट पहले ही दिन सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पर परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी थी कि हम पास्ट और प्रेजेंट की स्पिरिट्स को भी यहाँ पर देख पाते हैं। अब ये परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इससे रेमिक भी अट्रैक्ट हो जाता है, और अब तो रिमिक के साथ बर्ड और जोएन भी थे एज ए वेम्पायर। अब यहाँ पर ये तीनों पहुंच जाते हैं और वो अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। रिमिक का ये कहना था कि वो बस सैमी के म्यूजिक से अट्रैक्ट हुआ है और वो अंदर आके पैसे खर्चेगा और एंजॉय करेगा विद हिज फ्रेंड्स। लेकिन स्मोक और स्टैक उसे अंदर आने की इजाजत नहीं देते, इसलिए क्योंकि वो व्हाइट है और वो थोड़ा सस्पिशियस बिहेव भी कर रहा था। इसके बाद रेमिक तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो थोड़ी ही दूर जाकर बर्ड और जोएन के साथ गाना गा रहा था। अब यहाँ पर जूट जॉइंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, यानी कि पर्लिन और सैमी इंटीमेट होते हैं और मैरी भी स्टैक के साथ
साथ थोड़ी बहस कर लेती है। स्मोक और सैमी के बीच भी थोड़ी अनबन होती है। अब यहाँ से जूट जॉइंट के बाद मैरी जब अकेली बाहर जाती है तो उसे यहाँ पर जोएन, बर्ड और रेमिक दिखते हैं। वो लोग मैरी को गोल्ड कॉइन्स दिखाते हैं। सेइंग के जूट जॉइंट में एंट्री के लिए वो लोग ये दे सकते हैं, लेकिन बातों ही बातों में रेमिक का सलाइवा यानी कि उसकी लार टपकने लगती है मैरी को देखकर, इंडिकेटिंग कि वो मैरी का खून पीना चाहता है। मैरी को भी पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती रेमिक मैरी पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर मैरी भी वेम्पायर बन चुकी है और फिर वो सिक्योरिटी से परमिशन लेकर बार के अंदर आती है। अब यहाँ पर वो स्टैग को सीड्यूस करती है और जैसे ही वो इंटीमेट होते हैं तो वो स्टैग को काट लेती है और इससे स्टैग मर जाता है। तभी स्मोक वहाँ पर आता है। ये देखने के बाद वो मैरी पर फायर्स करता है, लेकिन मैरी तो हंसते हुए यहाँ से ऐसे भागती है मानो उसके ऊपर बुलेट्स का कोई असर ही ना हो। तो अब स्टैग को मरा हुआ देखकर स्मोक बहुत इमोशनल था, तो वो बार की क्लोजिंग करता है और सभी को बाहर भिजवा देता है। यहाँ पर एनी, स्मोक की वाइफ, उसे बताती है कि ये मोस्टली वैम्पायरिज्म है और तभी तो एनी को बुलेट से भी कुछ नहीं हुआ। स्मोक एनी की बात को मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था तो वो इस बात को झुठला भी नहीं सकता था। अब यहाँ पर सिक्योरिटी वाला बंदा जब बाहर जाता है तो रेमिक उस पर अटैक करता है और उसे भी वैम्पायर बना देता है और इसके बाद सिक्योरिटी वाला वापस जूट जॉइंट के पास आता है और अंदर आने की परमिशन मांगता है। यहाँ पर हमें ये इंडिकेशन मिल जाती है कि किस तरह से वैम्पायर्स बिना इजाजत के घर के अंदर नहीं आ सकते, बल्कि जब तक उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं मिलेगी वो बाहर ही रहेंगे। यहाँ पर कॉर्नब्रेड ये कहता है कि उसे आज के काम का पैसा चाहिए। अब स्मोक जैसे ही उसे पैसा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो कॉर्नब्रेड फौरन उसके हाथ पर काटने की कोशिश करता है, लेकिन स्मोक बचते हुए कॉर्नब्रेड पर ही हमला करता है। अब इस मोमेंट पर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पता ही नहीं था कि कौन कौन वैम्पायर बन चुके हैं। अब यहाँ कॉर्नब्रेड भी मैरी की तरह गोली खाने के बाद भी नाच रहा था। अब यहाँ पर एनी सभी सर्वाइवर्स को बताती है कि सिर्फ सिल्वर या वुडन स्टेक से ही वैम्पायर्स को मारा जा सकता है और गार्लिक से भी उन्हें रिपेल किया जा सकता है। और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि बिना इनवाइट किए कोई भी वैम्पायर बिल्डिंग के अंदर एंटर नहीं हो सकता। यहाँ पर एनी स्मोक को एक डेलिसमेंट भी देती है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और वो बार के अंदर मौजूद लोगों को गार्लिक खाने के लिए भी कहती है ताकि प्रूव हो सके कि भाई जो लोग बार के अंदर हैं वो तो ह्यूमंस हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों को तो बार से बाहर भेज दिया गया था ना, और अब वो सब लोग जो कि बार से बाहर थे उनके ऊपर वैम्पायर्स अटैक करते हैं और वो सब भी वैम्पायर्स बन चुके थे। अब ये सब जो वैम्पायर्स बन चुके थे वो रेमिक के साथ मिलकर बाहर नाच गा रहे थे। इनफैक्ट ग्रेस के हस्बैंड को भी जब वो बाहर गाड़ी लेने गया तो वैम्पायर्स ने उस पर अटैक किया और अब वो भी वैम्पायर बन चुका है। सो वी कैन से कि अब सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो ह्यूमंस बचे हैं और ज्यादातर लोग तो अब वैम्पायर बन चुके हैं। और वो लोग जो ह्यूमन बचे हैं स्मोक, एनी, सैमी, डेल्टा स्लेम, पर्ली और ग्रेस, यानी कि वो लोग जो कि बार के अंदर मौजूद हैं सिर्फ वही ह्यूमंस बचे हैं और इस बार से बाहर सभी वैम्पायर्स इनका इंतजार कर रहे थे। अब इन सब का ये प्लान था कि ये लोग रात को बार के अंदर ही गुजारेंगे और सुबह होने से पहले वैम्पायर्स को वैसे भी भागना पड़ेगा क्योंकि वैम्पायर ज्यादातर सनलाइट में नहीं बच सकते। तभी रेमिक इनसे बात करने के लिए आता है और वो इन सबको कन्विंस करने लगता है कि कैसे इन सबको भी वैम्पायर बन जाना चाहिए। रेमिक इनसे क्लियरली ये कहता है कि वैम्पायरिज्म इज द राइट वे फॉर देम, क्योंकि यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं है, इन्हें इमॉर्टैलिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा और यहाँ किसी किस्म का कोई रेसिज्म भी नहीं है। रेमिक यहाँ पर ये भी बताता है कि यहाँ पर बर्ड और ग्वेन का ये भी प्लान था कि वो सुबह में यहाँ पर आएंगे और स्मोक और स्टैग से पैसा छीन लेंगे। ये इस बात को बताता था कि किस तरह से रेसिज्म बहुत ज्यादा है, यानी कि स्टैग और स्मोक पर समहाउ हमला होने ही वाला था जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लोग ब्लैक थे और वो लोग काफी पैसा भी बना लिए थे। यहाँ पर हम व्यूवर्स ये भी देख पाते हैं कि जो भी वैम्पायर दूसरे को वैम्पायर बनाता है वो उसकी मेमोरी को भी एक्सेस कर सकता है, जैसे कि रेमिक जोएन और बर्ड की मेमोरी को देख पाया और इसीलिए तो उसे इनका ये प्लान पता लग पाया। उसका यही पॉइंट था कि वैसे भी तो स्मोक और स्टैग कल सुबह समाप्त होने ही वाले हैं और सोसाइटी उनके ब्लैक होने की वजह से उन्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, नो मैटर कि वो कितना भी पैसा कमा लें। तो इससे अच्छा कि वैम्पायरिज्म ही अपना लिया जाए। और अब यहाँ पर स्टैग तो ऑलरेडी ही वैम्पायर बन चुका था। यहाँ पर रेमिक ये चाहता था कि वो स्मोक और जितने भी लोग उसके साथ बचे हैं वो उन्हें भी वैम्पायर में तब्दील कर दे। अब ये ऑफर टेम्पटिंग तो था, लेकिन स्मोक और बाकी लोग फिर भी इसे एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर रेमिक कहता है कि उसे बस सिर्फ सैमी चाहिए और इसके बाद वो इन्हें छोड़कर चला जाएगा। दरअसल सैमी के सॉन्ग में वो जादू था जो कि ओल्ड और न्यू स्पिरिट्स तक को भी हिला सकता था और इसी म्यूजिक की वजह से रेमिक बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। तो बस अब उसे सिर्फ सैमी चाहिए था, लेकिन ऑफ कोर्स ये लोग उसे हैंड ओवर नहीं करते। लेकिन अब यहाँ इस बात से ये इंडिकेशन तो मिल जाते हैं कि अब यहाँ पर एक फुल ऑन वार होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ग्रेस को बो की मौत से बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। अब यहाँ पर रेमिक ये कहता है कि वो ग्रेस की बेटी पर हमला करेगा, जो
जो कि फिलहाल ग्रेस के घर पर है। अब ये सुनते ही ग्रेस आपे से बाहर हो जाती है और वो वेम्पायर्स को चैलेंज कर देती है। चैलेंज मिलते ही वेम्पायर्स बार के अंदर आ सकते हैं क्योंकि ये काइंड ऑफ इनविटेशन हो गया। एंड देन यहाँ वाकई में ही एक वार शुरू हो जाता है। इस हाथापाई में एनी, ग्रेस और डेल्टा तीनों मारे जाते हैं। इनफैक्ट डेल्टा स्लिम तो सैमी, स्मोक और पर्लिन को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करता है। अब यहाँ पर मैरी जो कि ऑलरेडी वेम्पायर है, वो एनी की मौत से टूट जाती है और शौक में बार से बाहर भाग जाती है। ये बहुत दुखद इसीलिए था क्योंकि स्टैक ने एनी को काट लिया था और इससे एनी भी वेम्पायर बन जाती और ऐसे में स्मोक को अपने हाथों से एनी के अंदर वुडन स्टेक डालना पड़ा जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल था। तो इसके बाद सैमी और पर्लिन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर रैमिक इन दोनों को बीच रास्ते में घेर लेता है। अब स्मोक भी यहाँ पर आ चुका था। तो यहाँ हम दोनों ट्विंस ब्रदर के बीच में यानी स्मोक और स्टैक के बीच में एक लड़ाई को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैमी और पर्लिन रैमिक का सामना करते हैं। इसी बीच पर्लिन को वेम्पायर बाइट कर लेता है और मरने से पहले वो सैमी से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी जान बचाकर भाग जाए। सैमी भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन रैमिक उसका रास्ता रोक लेता है। अब यहाँ पर सारे वेम्पायर्स रैमिक के साथ खड़े थे और यहाँ पर सैमी का काम तमाम होने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सैमी अपनी गिटार उठाकर रैमिक के सर पे मार देता है और यहाँ पर सैमी के गिटार में एक सिल्वर प्लेट थी जो कि रैमिक के सर में लग जाती है। अब इससे रैमिक मरता तो नहीं लेकिन उसे दर्द बहुत होता है। इनफैक्ट यहाँ पर हम रैमिक की वजह से बाकी कन्वर्टेड वेम्पायर्स को भी दर्द में देखते हैं। अब इससे पहले कि सैमी पलट कर वार करता, स्मोक वहाँ पर आ जाता है और एक वुडन स्टेक से रैमिक को खत्म कर देता है। इस सीन के कुछ ही सेकंड्स के बाद सूरज उगने लगता है। अब यहाँ पर जितने भी वेम्पायर्स थे वो सब सूरज की रोशनी से जलकर खत्म होने लगते हैं। अब यहाँ पर स्मोक सैमी को जल्दी भागने के लिए कहता है क्योंकि सुबह होते ही यहाँ पर होगवर्ट और उनकी क्लैन आने वाली थी। अब यहाँ पर सैमी तो भाग जाता है लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर होगवर्ट और उनकी क्लैन आती है। स्मोक यहाँ पर अकेले ही गन्स वगैरह लेकर इनसे भिड़ जाता है। इनफैक्ट वो सबको मार भी देता है और इस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और अपनी आखिरी सांसों में उसे अपनी बीवी एनी और अपनी बेटी का एक प्यारा सा विजन दिखता है और इन दी एंड यहाँ पर स्मोक भी मर जाता है। तो गाइज अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की बेहतरीन मूवीज लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।